जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम फिर से स्वागत करेंगे हमारे एक जाने माने स्कॉलर जिनका काम इंडिया की पॉलिसीज को दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखना है, एनालाइज करना है और कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल पर डिस्कस करते हैं। सर पथिकृत पायने सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया। राहुल गांधी से ने जो एक सो कॉल्ड नैरेटिव स्टार्ट करने की कोशिश की है, या यूं कहें वादा किया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी अमीर से या जिसके पास है उससे पैसा लेके, उसकी वेल्थ लेके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हैव्स टू हैव नॉट्स वाली सिचुएशन के बहुत से जिनके पास है वहां से पैसा ले लिया जाए और उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जिनके पास नहीं है। ये कम्युनिस्ट अप्रोच होती थी, ये बंगाल की अप्रोच, ये बहुत सारे दूसरे स्टेट्स की अप्रोच होती थी। लेकिन कितना सही कितना गलत, और क्या ये सिर्फ कम्युनिस्ट अप्रोच बची है या इसमें वेस्ट के कैपिटलिज्म का तड़का भी लग चुका है? क्योंकि आज के दिन वेस्ट को मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से डर लगने लगा है। सर, तो सबसे पहले ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है और इसका हिस्टोरिकल नमस्ते। रूट्स कहां है? सर नमस्ते हरिमोहन जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। पहली चीज तो यह है, ये आउटराइटली एक कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट है। और कम्युनिस्ट सिर्फ नहीं, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे आपने कहा कि एक से छीन लो और दूसरों को दो। मान लीजिए कि आपने बहुत मेहनत किया, मेहनत करके आपने 3 घर बनाए, आपने एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाया, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जैसे सोवियत यूनियन में भी हुआ था जब 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, ये वो सर्वे किए थे कि कौन एरिस्टोक्रेट है, जिसके पास पैसा है वो गुनहगार है। मतलब मानसिकता ऐसा तैयार करते हैं, जिसके पास पैसा है वो गुनहगार है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ हैविंग वेल्थ, ये मानसिकता तैयार करते हैं। फिर आपसे वो छीन लेगा, फिर आपको बोलेगा आपके पास 3 फ्लैट है, 2 मुझे दे दो, या 3 ही दे दो, मैं तुमको एक मकान दूंगा भाड़े में, उसमें तुम रहो। और फिर वो रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा दूसरों में। तो उसके बाद क्या होगा, आप डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। जो इनोवेटर्स है, जो हार्ड वर्किंग है, वो सोचेगा यार मैं हार्ड वर्क करके क्या करूंगा, तो सब ले लेगा। मतलब ये इंडिया के लिए नई नई चीज नहीं है। ये जो सोशलिज्म कांग्रेस चला रहा था ना 1960s से 1947 के बाद से ही, और जिसके वजह से 1991 में वी हैड अ ह्यूज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हम लोग बैंक्रप्सी की कगार पे थे ना। तो 1970s में इंडिया का पीक टैक्स रेट कितना था, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना था, पीक टैक्स रेट, इनकम टैक्स का ही होगा शायद, वो 90, कॉर्पोरेट टैक्स रेट वो 97%। क्या क्या आपका क्या क्या कॉर्पोरेट सर, टैक्स था, कौन सा टैक्स रेट? पीक टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स रेट? रेट, हाँ पीक टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट वॉज 97%। सर, यानी कंपनी 100 रुपए कमाएगी, 97 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में दे देगी। नहीं, तो नाइन्टी सेवन गवर्नमेंट परसेंट कंपनी कमाएगी क्यों? वो जो मालिक है वो भी। 97.5%, 5% मैंने कम बोल दिया। तो मतलब ये है कि या तो आप ना कमाओ, मतलब अगर 100 रुपए कमा के 2.5 रुपए रखोगे, या तो ना कमाओ या फिर पूरा ब्लैक में करो। तो ऐसे ही करप्शन का पैदा होता है। तो फिर सर, आप एक सॉरी सॉरी सर 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 सॉरी, आपकी बात सुन के मेरा दिमाग हिला। मेरे को एक सवाल आया। इसका मतलब ये जो आज की सरकार है तो बहुत पागल है। वो 97.5% टैक्स के सामने ये जो 18% और 5% और 28% ले रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा है 97.5% के आगे। और हाँ सर तो दूसरी चीज, हाँ ये जो एक लास्ट लाइन सर, ये जो गवर्नमेंट जिस तरीके से व्हाइट इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है बड़े बुरे लेवल पर, मतलब जिसे कहते हैं ना बिल्कुल अंधाधुंध लेवल पर। सर, मैं अपना बता सकता हूं, मैंने कैश रखना छोड़ दिया है। मैं अभी बैठे बैठे आपको पर्स अपना दिखाऊंगा, उसमें कैश 100-150 रुपए मिल जाए सो मिल जाए, वरना नहीं मिलेगा। और जितनी वाइट इकोनॉमी होगी उतना तो गवर्नमेंट के पास टैक्स होगा। तभी हम हर रोज सुनते हैं कि भाई पिछली बार 16.5 लाख करोड़ रुपीस डायरेक्ट टैक्सेस थे, इस बार 19 लाख करोड़ रुपीस डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट हो चुके हैं। बाकी तो अभी प्रक्रिया जारी है। तो सर ये जी। मतलब फिर गलत कैसे हो गई ये वाली सरकार जो है? सर, हाँ, क्योंकि आप जब 97% टैक्स रखेंगे तो उसके बाद क्या हुआ, आपका इनकम टैक्स रेट, पीक पीक टैक्स रेट वॉज 97%। आप थोड़ा चेक कर लीजिए, या तो इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स जो भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली इनकम टैक्स ही है।
तो फिर आप या तो रिवील नहीं करेंगे कि आप कितना कमाते हो, फिर ब्लैक में चलेगा इकोनॉमी, और फिर वहां पे जो सरकार पार्टी में है वो पैसा कमाएगा आपसे। दूसरी चीज है, आप क्या करोगे, आप कमाना ही छोड़ दोगे, आप इनोवेट करना ही छोड़ दोगे। यार फालतू के क्यों टेंशन लूं, क्योंकि मैं कमाऊंगा, दूसरा कोई मर्जी वो उसका ऐश करेगा। आई विल नॉट अर्न। तो इफ आई डोंट क्रिएट, अगर मैं अर्न नहीं करता हूं, अगर मैं कोई कंपनी तैयार नहीं करता हूं, तो मैं जॉब्स भी नहीं क्रिएट करूंगा, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। फिर ये लोग चिल्लाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर मैं क्या करूंगा, तो आई विल गो टू यूएस, वहां पे जाके इनोवेट करूंगा। तो 1960s 70s 80s में हमारे सबसे बेहतरीन जितने ब्रेन्स है, ब्रिलियंट माइंड्स, ये चले गए सब, ब्रेन ड्रेन। और अमेरिका के लिए वेल्थ बना रहा था। और अमेरिका के लिए जब वेल्थ बना रहा था, तो इंडिया के जितने पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिशियंस थे जो रूलिंग क्लास में था 1970s 80s में, वो बोलते थे देखो देखो हमारे इंस्टीट्यूट्स कितने बेहतरीन है कि यहाँ पे पढ़ के लोग इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े जगह पे है। वो ये नहीं कह रहे थे कि उनकी पॉलिसी की वजह से ये लोगों को जाने मजबूरन में जाना पड़ा, और मजबूरन में जाके वहां पे सिलिकॉन वैली बना दिया, द आईटी सेक्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें ज्यादातर कंपनी स्टार्टअप्स फाउंडेड बाय इंडियंस, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये जो बोस स्पीकर्स है ना सर, बोस स्पीकर, जो कहा जाता है सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो फाउंडर है उनका नाम है अमर गोपाल बोस। वो जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसके पास भी शायद अच्छे आइडियाज थे। किसी उस टाइम तो लाइसेंस राज था, हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत थी, सांस लेने के लिए भी शायद। तो गया होगा किसी बाबू के पास, बाबू ने बोला भगाओ हटाओ इसको, क्या स्पीकर बनाएगा। तो चला गया, यूएस चला गया, और इतना $1 बिलियन कंपनी बना लिया, जिसके स्पीकर्स के लिए पूरे दुनिया पागल है। तो बेसिकली ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और ये दिखाना कि तुम गुनहगार हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, ऐसा करके वेस्ट बंगाल में भी हुआ था। वेस्ट बंगाल में भी, जैसा मैंने पिछली बार कहा था, 60,000 कंपनी को बंद कर दिया, इतना जलील किया इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, सब बंद कर दिया, लॉकआउट हो गया। तो आज आप देखोगे हर एक राज्य में, हर एक शहर में एक बंगाली कम्युनिटी है, क्योंकि वो लोग चले गए सब, जिसके पास भी कुछ करने का एस्पिरेशन था वो चला गया। तो आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे अगर आप वेल्थ क्रिएटर्स को खत्म कर दोगे, तो आप फिर क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे? यू विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, यू विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉवर्टी। अब गरीबी बांटना शुरू करो, 500 रुपए ले लो महीने का, 1000 रुपए ले लो महीने का, 2000 रुपए ले लो साल का, और कुछ मत करो, फालतू में बैठे रहो। सो दिस इज व्हाट दे डिड। और जैसे मैंने अगर आज देखेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है इन द ईयर 2000, अब 2000 मतलब फ्रॉम 2000 टू 2005 उस रेंज में अब देखेंगे, तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा जो इकोनॉमी था, और सबसे बड़ा इकोनॉमी था, वो वेनेजुएला था। तो उसका एक सोशलिस्ट लीडर था, हुगो चावेज। तो हुगो चावेज एक बार इंडिया में भी आया था, उसको एकदम जो जितने वामपंथी थे, खास करके कलकत्ता और बंगाल के, इतना सर पे चढ़ा के देखो कितना बड़ा एक सोशलिस्ट आया है, देखो इतना बड़ा एक इकोनॉमी बना दिया। तो वेनेजुएला का में क्या था, वही था। अब जब उनके पास तेल बहुत था, तेल था, तो इन्होंने क्या किया, तो ऑयल कंपनी को नेशनलाइज किया। फिर उसके बाद सबको वेलफेयर के नाम पे सबको सब्सिडी वो तेल कंपनी देगा। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करवाया, और पूरा जो इकोनॉमी है ऐश कर रहा है, क्योंकि वो ऑयल का प्राइस तब बहुत बढ़िया था इंटरनेशनल मार्केट में, उससे पैसा आ रहा था, और सब कुछ वहां पे इंपोर्ट होता था बाहर से। कोई कुछ बना नहीं रहा है, सब ऐश कर रहा है। फिर जब गिरा पैसे का, तेल का कीमत गिर गया जब, तो इनके पास भी पैसा नहीं है, फिर सोशल वेलफेयर कैसे करेगा? नोट छापना शुरू कर दिया, उधारी बढ़ गई, उधारी बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। और सर आज कितना इन्फ्लेशन है उनके उनके देश में? 2019-20 में कितना था?
उनके इन्फ्लेशन मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, 2020 में उनका इन्फ्लेशन था 2.5 लाख%। हमारे देश में 10% इन्फ्लेशन होता है तो लोग चिल्लाते हैं। वेनेजुएला का इन्फ्लेशन 2019-20 में 2.5 लाख% है, 2.5 लाख। सोशल वेलफेयर के नाम पे क्योंकि आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन किसको कर रहे हो? आप जिसने मेहनत किया उससे ले रहे हो, उसको बोल रहे हो कि तुम गुनहगार हो क्योंकि तुमने पैसा कमाया। और जो कुछ नहीं करता है, जो 10-10 बच्चा पैदा करेगा और बैठा रहेगा, उसको अब दे रहे हो तो तुम लो। तो सर मैंने आपको वो दिखाया था ना, ये वाला वीडियो, ये जो आपको ये एग्जैक्टली वही वाला, तो ये आउटकम है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का। ये आउटकम है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का सर। चाइना कैसे सरवाइव कर दिया? चाइना सरवाइव किया क्योंकि चाइना में ना इन लोगों को समझ में आ गया कि नेशनलाइज कंपनीज कुछ कर नहीं पाएगा, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देता रहा। आज देखेंगे बहुत सारे कंपनीज चाइना के हैं जो प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं। हाँ, उसमें सरकार का एक शेयर होगा चाइनीज गवर्नमेंट का, पर चलाते प्राइवेट सेक्टर के तरीके से। तो वहां पे ये सब ब्यूरोक्रेसी चलता नहीं है उतना। सो बेसिकली क्या होता है, आपने ये सब कर दिया तो यूएस में जाओ, फिर यूएस में पैसा कमाओ, इंडिया में कुछ मत करो। तो फ्रैंकली स्पीकिंग एक चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इस तरह से, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट चले जाएंगे, आपके इनोवेटर्स चले जाएंगे, आपके देश में कोई पैसा बनाना नहीं चाहेगा, आपके देश में कंपनीज नहीं रहेगा, तो फिर आपके देश में करप्शन बढ़ेगा, आपकी उधारी बढ़ेगी, आपके देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आपके देश से पलायन होगा। और फिर आप फिर क्या करोगे सर? आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने भीख मांगोगे, भीख दे दो जी, जैसे 1991 तक हम लोग भीख मांगते थे। तो कांग्रेस सरकार सबक नहीं सीखा। जिस सरकार ने लिबरलाइजेशन लाया वो आज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ नहीं सर, ये क्या बोल रहा है, ये आपका सर्वे करेगा। आप सोचिए सर्वे का मतलब क्या होता है। मानिए आपके घर में आपके पिताजी, आपके दादाजी ने मेहनत करके आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी रख के गया, वो बोलेगा ये तुम्हारे पास क्यों है, दे दो मेरे को। जलील इंसान, पैसा रखते हो, शर्म नहीं आती? फिर आपका सब कुछ ले लेगा। ऐसा हुआ है, सोवियत यूनियन में ऐसा ही होता था। सर किसी का हक है आपके घर से सब कुछ लेने का? सरकार का क्या हक है? आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका तो टैक्स ऑलरेडी आप दे चुके हो ना, वो तो रजिस्टर्ड है। और आपको पता है सर, हमारे देश में घर में हमारे माताओं के, बहनों के जो ज्वेलरी होता है, टोटल कितना है इस देश में? $1 ट्रिलियन का, $1 ट्रिलियन। तो आपके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा तो वो उसके ऊपर भी नजर जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, ये एक नारा इन लोगों ने जो चलाया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूं सर? इन लोगों ने ये नारा चलाया ना रिसेंटली, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब पारसी कम्युनिटी जो इंडिया का है, इन लोगों ने गोदरेज, टाटा, बॉम्बे डाइंग, इतने बड़े बड़े कंपनीज बनाया, लाखों करोड़ों का वेल्थ क्रिएट किया इस देश में। इन लोगों ने लोगों के लिए नौकरी तैयार किया, देश का एसेट बनाया। तो सर इन लोगों को क्या बोला जाएगा? जिसकी जितनी आबादी, पारसी कम्युनिटी का आबादी कितना है? नॉट इवन 1%। तो तुम्हारा वेल्थ हम ले लेंगे, तुम्हारे पास सिर्फ 1% रहेगा, बाकी 99% दे दो। और जो घुसपैठी है उसको दे दो। फिर उसको पहले आधार कार्ड दिया जाता था, अब टाटा का प्रॉपर्टी भी दिया जाएगा। तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? आपके प्रॉपर्टी भी ले लेगा ना, क्यों पैसा कमा रहे हो? पैसा मत कमाओ। तो जिम्बाब्वे में भी ऐसा हुआ सर, पता है? सोशल वेलफेयर के नाम पे जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया था, उसमें जो माइनॉरिटी व्हाइट पॉपुलेशन था, छोटा सा पॉपुलेशन, वो वहां का इकोनॉमी संभालता था मोस्टली। जितने उनके बिजनेसमैन बड़े थे,
डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते थे, फार्म्स चलाते थे, फैक्ट्रीज चलाते, सबको निकाल दिया देश से, सारे के सारे या तो इंग्लैंड में चले गए या तो साउथ अफ्रीका चले गए, और इसको सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब में कि ये देखो कितना बड़ा सोशल जस्टिस मैंने किया है, गोरों से सब कुछ लेके तुम लोगों को दे रहा हूं। तो सर जिम्बाब्वे का अभी ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन कितना है सर? 80 बिलियन परसेंटेज। सर 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। 79.6 बिलियन मतलब 7,900 करोड़ प्रतिशत उनका इन्फ्लेशन है। उनके देश में नोट छापते हैं 100 बिलियन का एक नोट, पहले छापता था 1 बिलियन का, 100 करोड़ का एक नोट, मतलब एक आपको 1 करोड़ 1 बिलियन 100 करोड़ का एक नोट लेके जाओगे दुकान में, 100 करोड़ का एक नोट लेके जाओगे, आपको आपको 2 सिगरेट भी नहीं मिलेगा, आपको माचिस भी नहीं मिलेगा। ये करते हैं, इसका ये है आउटकम ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सर आइडियाज अभी कहां से आ रहा है? ये जितने जो जो कांग्रेस से जो लोग निकल के आए हैं, ये लोग बोल रहे हैं ना कि आज का कांग्रेस कुछ और है, अर्बन नक्सल चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा। तो ये अर्बन नक्सल्स है कौन? इनको फंडिंग कौन करता है सर? ये आइडियाज कहां से आ रहा है? इनको फंडिंग करते हैं वेस्टर्न एनजीओज जो अर्बन नक्सल्स हैं। अर्बन नक्सल्स को जनरली देखेंगे बड़े बड़े फॉरेन एनजीओ के साथ ये जुड़े हैं, ठीक है, ये लोग माओवादियों को हीरो मानते हैं। अर्बन नक्सल्स जो है उनको फंडिंग वेस्ट से आता है। तो आप बोलोगे यार वेस्ट में तो कैपिटलिज्म है, वो ये क्यों कर रहा है? वेस्ट में कैपिटलिज्म है इसीलिए कर रहा है क्योंकि वेस्ट क्या चाहते हैं सर, उसको अपना वर्चस्व अगर बढ़ा के रखना है और करार रखना है, उसको क्या करना है? उसको दूसरे देशों में, डेवलपिंग देशों में इस तरह की पागलपन की सोशलिज्म स्प्रेड करना है ताकि उस देश में इनोवेशन ना हो, ताकि उस देश में स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम ना हो, ताकि मजबूरन डेवलपिंग देशों का जो इनोवेटर्स है उनके पास और कोई ऑप्शन ना रहे, वो अमेरिका चले जाए, वो पश्चिमी यूरोप के देश में चले जाए, वहां पे जाके वो इनोवेट करे। और उन देशों के लिए, उन देशों के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं, उनके लिए पैसा बनाए, हिंदुस्तान के लिए ना बनाए। तो सर इनकी दिक्कत यह है कि इंडिया में इकोसिस्टम बन रहा है स्टार्टअप्स का। इनका दिक्कत यह है कि सर गरीबी रख के, गरीबी को बरकरार रख के थोड़ा थोड़ा पैसा फेंकते जाओ उनको, थोड़ा थोड़ा, और उनको कंट्रोल करो, उनको उस्काओ, उनको उनको प्रोवोक करो अपने सरकार के खिलाफ। तो सर ये सब तो बंद हो गया। अभी क्या हो रहा है? अभी मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाल के लाया है क्योंकि मोदी जी ने इनको बैंक का अकाउंट खोल दिया। इनको प्रॉब्लम था एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, वो खत्म हो गया। मुद्रा योजना से इनको सर पैसा मिल रहा है अपना छोटा मोटा बिजनेस को बढ़ाने के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए। इनके घर में सर पानी आ रहा है, इनके पास आवाज, इनके पास अपना मकान बन रहा है, इनका टॉयलेट बन रहा है। तो ये सर जो वेस्ट से ये सब रिपोर्ट बनाते थे, अरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इतना इतना गिरे हुए इंडिया, देखो इंडिया इतना बेकार है, तुम्हारे पास ब्रेन है तुम मेरे देश में आ जाओ। तो सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो आज इंडिया बेहतर हो गया। अब बेहतर हो गया तो ये लोग क्या करेगा फिर? ये तो झंडा नहीं उठाएगा, प्रॉब्लम है। तो फिर वो क्या करते हैं सर, ये इंडेक्सेस बनाते हैं, इंडेक्स। और इंडेक्स में ऐसे बनाते हैं कि मोदी जी अच्छा काम करे उसके बावजूद क्या करेगा? ये बोलेगा इंडिया में भूखमरी इतना है कि इंडिया का हाल पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बदतर है। आप सोचिए जिस देश ने कोविड के टाइम से उभर के आया और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया, अभी वर्ल्ड इकोनॉमी, अभी आईएमएफ का जो रिसेंट डेटा है, एज पर दैट रिसेंट डेटा इंडिया का जीडीपी है 3.937 ट्रिलियन, मतलब ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन। तो $4 ट्रिलियन का सारा एक इकोनॉमी बना, कोविड के टाइम से उभर के आया, 80 करोड़ लोगों को
जो अनाज दिया गया था, एडिशनल फ्री राशन, वैक्सीन फ्री देके, आपने सुना कोई घटना इस देश में किसी कोई कोई भूखमरी से मर गया? वो नहीं सुना है ना। जॉर्ज सोरोस को कहीं से वो सपना आ गया, इसीलिए वो और उसके चट्टे बट्टे कहने लगे और रिपोर्ट निकालने लगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है वीडेम, ये लोग निकालते ये सब रिपोर्ट, और दूसरे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, सारे फंडेड है ये सारे, जॉर्ज सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, ये सब के, कि इंडिया का हालात, जो उस श्रीलंका जिसको हम लोगों ने खिला पिला के जिंदा रखा, कहना नहीं चाहिए उस तरह से, लेकिन उस टाइम जो उनका हालत खराब था, कोई कौन सा वेस्टर्न कंट्री आया, कौन सा IMF आया? इंडिया ने $4 बिलियन का सब कुछ दिया था ना। जिस पाकिस्तान में एक बोरी गेहूं के लिए 12-12 लोग एक दूसरे को मार काटने पे तुले होते, उनके हिसाब से वो बेहतर है हमसे। और हमारे देश में दुख की बात है, जो एडुकेटेड लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स, उनको लगता है अरे विदेश से ये रिपोर्ट आया, जरूर सच होगा, लेकिन वो गहराई में देखते नहीं है कि सवाल क्या था। मतलब आप सवाल सुनोगे ना, आप हंस पड़ोगे। ये जो हंगर इंडेक्स में एक तो 3000 लोगों को पूछा गया था, 3000, 140 करोड़ लोग देश के, तो कौन पे क्या सवाल था? तो सवाल था, क्या कभी ऐसा हुआ है आपको कुछ खाने का मन किया लेकिन आप खा नहीं पाए? मतलब हो सकता है सर कि आपको 3 बार, दिन में 3 बार आप खा रहे हो, 4-4 चपाती, उसके साथ पनीर, दूसरे सब्जी, दाल, चावल, दूध, मलाई सब मिल रहा है, लेकिन अचानक किसी को लगा मैं जी आज ना 5 स्टार होटल का एक इटालियन डिश खाऊंगा, लेकिन मैं खा नहीं पा रहा हूं क्योंकि उसका कीमत 10,000 रुपए है। तो क्योंकि मेरा इच्छा था और मैं खा नहीं पाया, इसका मतलब मेरे देश में हंगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हंगर इंडेक्स में इंडिया नीचे है। आपको ये हंसी की चीज लग रही होगी, लेकिन ये सच है, ये रिपोर्ट में ऐसे क्वेश्चन है। वो न्यूट्रिशनल वैल्यू से नहीं देख रहा है, तो इस तरह के फालतू के रिपोर्ट बना के इंडिया को नीचे दिखाओ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। फंडामेंटली ये जो आइडियाज है वेस्ट के, वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, आपके देश में वेल्थ क्रिएटर ना हो, और आपके देश में आपकी लगाव, आपकी कल्चर और आपकी संस्कृति के साथ ना हो, क्योंकि संस्कृति के साथ आपका अगर लगाव हो गया और अगर आपके अंदर संस्कार होगा, तो आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल है। फिर आपको ये समझाना कि जो ये वेस्टर्न एनजीओज बोलते हैं वो सही है और तुम्हारे पिताजी ने तुमको जो संस्कार सिखाया वो गलत है, ये समझाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये लोग जो ये इस तरह की चीज कहते हैं, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और अदानी अंबानी और सबको गाली देता है, वो राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं जाते, क्योंकि प्रॉब्लम संस्कृति के साथ है। आप में अगर सर संस्कार आ गया और आप सैटरडे नाइट पार्टी नहीं कर रहे हो, बेइंतहा दारू नहीं पी रहे हो, थोड़ा थोड़ा सोशल ड्रग्स, सोशल नारकोटिक्स ये सब नहीं करते हो, तो आप मॉडर्न नहीं हो। उनके मॉडर्निज्म का डेफिनेशन देखिए, आपको एक कमोडिटी बना के रख देगा। आप सिर्फ कंज्यूम करो और सारे चीज ऐप से मंगवाओ, आप खुद कुछ मत करो, एवरीथिंग विल बी सर्विस ओरिएंटेड। घर में खाना भी मत बनाओ, और मोस्ट ऑफ द एप्स विल बी फंडेड फ्रॉम द वेस्ट, वो पैसा बनाएगा। आप घर में खाना बना के खा रहे हो और शुद्ध खाना खा रहे हो, इससे उनको दिक्कत है। आप सिर्फ उस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स पिया करो जिसमें शुगर भरे पड़े हैं, आप सिर्फ ऐसे चीज खाओ जिसमें भर भर के शुगर है, फिर आप डायबिटीज के पेशेंट बनो, फिर आप परमानेंट उनके कस्टमर तब भी बनोगे, लेकिन खुद मैन्युफैक्चरिंग मत करो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने का, हमारे घर में बनी लस्सी न्यूट्रिशनल काउंट होती है नहीं होती है? नहीं होती है सर। आप गुनाह तो कर रहे हो ना। होते होंगे। हाँ, तो ये इनका जो बेसिकली नहीं मतलब एज पर देम ये काउंट नहीं होता है, एज पर देम नहीं काउंट होता है। मैं वही तो चीज कर रहा हूँ ना, एज पर देम की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो देखिए ना, वो दही चूड़ा होता है या बाकड़ी होती है या जो स्प्राउट्स होते हैं ना अनाजों के, हाँ हाँ हाँ,
खुश होके खाया जाता दही मिला मिला के, वो तो काउंट हाँ, होगा ही नहीं फिर। नहीं काउंट होगा। तो उनके जितने आप देखोगे ना आजकल ये कहानी जो आ रहा है स्टोरीज कि हमारे जितने हेल्थ ड्रिंक्स में, हेल्थ ड्रिंक के नाम में जो बेचा जाता है इसमें कितना शुगर कंटेंट है, हम्म। इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है। और मुझे लगता है, उम्मीद है कि सरकार इसमें कुछ कानून लाएगा कि एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। आप देखिए शुगर कंटेंट उन प्रोडक्ट्स का यूरोपियन देश में कम है और हमारे देश में बहुत बहुत बड़े पैमाने में है। ये विदेशी कंपनी है उसका। और दूसरी चीज है आप देखिए, तो फिर आप अगर घर पे आप देखिए कोविड के टाइम इनका इनका गुस्सा हमारे प्रति बढ़ क्यों गया कि कोविड के टाइम इन लोगों ने सोचा था बहुत लोग मर जाएगा तो डीपॉपुलाइजेशन पॉपुलेशन हो जाएगा, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है, इतने लोगों की जरूरत नहीं है। तो हमारे जैसे सर जो घर के खाने का न्यूट्रिशनल वैल्यू है उससे जो इम्यून सिस्टम तैयार होता है वो भी एक अहम किरदार था हमें कोविड जैसे सिचुएशन से उभर के लाने में। दूसरी चीज है हमारे कम्युनिटी में सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, घर में हेल्प करते हैं, हर किसी ने हर किसी को हेल्प किया तब जाके समाज। और तीसरी चीज है हम लोगों ने वैक्सीन इंपोर्ट नहीं किया। तो आप यार इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप खाना ऐसे खा रहे हो कि आप मर भी नहीं रहे हो, आप तो बहुत बड़े गुनहगार हो। मर तो भी नहीं ये रहे जो हो। पूरा प्लान है सर ये इकोसिस्टम को खत्म करने का, सो दैट इनका प्रॉब्लम कहां पे सर, इनका प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये है जो विदेशी ताकतें हैं और जो इनको मुझे लगता है कि बोलते हैं कि इस तरह के अर्बन नक्सल्स इस तरह का रिपोर्ट बनाने को बोलता है, ये मैनिफेस्टो में भी है। आप $4 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बन गए, शायद अगले 10 साल में 10 साल में $10 ट्रिलियन का बन जाओगे, लेकिन आप उनके बातों पे नहीं चल रहे हो ना। आप कल से बोलना शुरू कर दो, अगर ऐसा हो कि आपको वो बोले मेरे से हथियार खरीदो, आप खरीद लोगे। अगर ऐसा हो मेरे से वैक्सीन खरीदो, आप खरीद लोगे। अगर ऐसा हो कि आपको बोला गया कल से रशिया से तेल मत खरीदो, आप खरीदना बंद कर दोगे। तब आप वो पश्चिमी देशों के लिए आप बहुत अच्छे देश हो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगा। प्रॉब्लम वहीं पे। तो यही लोग आप देखिए, मैं एक चीज और दर्शकों को ये समझना जरूरी है, जो लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट चिल्लाते हैं ना, एक मानसिकता तैयार किया गया है, सोची समझी कि सरकारी नौकरी करो नहीं तो बैठे रहो, मैं तुमको 10,000 रुपए महीने का दूंगा, 8,000 9,000 बैठे रहो, लेकिन मेहनत करके कुछ मत करो, आपकी मेहनत की कैपेसिटी खत्म कर देगा। और अगर उसी जगह पे कोई फैक्ट्री लगाना चाहे सर, तो फिर लोकल लोगों को उकसा के यही एनजीओ बर्बाद कर देगा, उस कंपनी को बंद कर देगा ताकि फैक्ट्री ना बने। तो फैक्ट्री सर नहीं बनेगा तो आपका एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा। सिंगूर में जो एजिटेशन से वो कारखाना नहीं बना, आप सिंगूर में आज चले जाओ, आप लोगों से पूछो, दे रिग्रेट लाइक एनीथिंग। क्योंकि सिंगूर में एक फैक्ट्री जो टाटा का बन रहा था उसमें शायद डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1,500-2,000 लोगों का ही होता, लेकिन उसको केंद्र करके जो एंसिलरी कंपनीज बन रहा था उसको केंद्र करके एक जो सोसाइटी और स्मॉल टाउनशिप बन रहा था, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, आपकी दुकान की जरूरत है, आपको पेंटर की जरूरत है, आपको गाड़ी की जरूरत है, आपकी मैकेनिक की जरूरत है, आपकी कारपेंटर की जरूरत है, एक इकोसिस्टम बनता है फॉर जॉब क्रिएशन लाइवलीहुड क्रिएशन, बंद हो गया सब। और वो जमीन में जहां से सब कुछ उठा के फिर टाटा ले गया, उसमें आप खेती भी नहीं कर पाओगे आप। और वो सब चीज लेके चला गया आनंद, जो एक जगह है ना, शायद गुजरात में ही, गुजरात में। गुजरात में जहां पे गया, एक तो वहां के सारे जो किसान थे वो आज करोड़पति हो गए क्योंकि उन लोगों ने पूरा जमीन दिया गांव था। करोड़पति है। जी सर। और वो जगह आज सर, वो जगह सानंद है, शायद उस जगह का नाम सानंद है। सानंद, हाँ। वो उस जगह में सर आज टाटा के फैक्ट्री को देख के 4 5 6 और कंपनीज आ गए वहां पे, तो वो एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया सर। तो आज बंगाल में भी जो इंजीनियरिंग पढ़ता है उसको कहां जाना पड़ता है, पुणे में नौकरी करने, गुजरात। बंगाल में नहीं। अच्छा सुनिए, इसके बाद भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन तो बंगाल में भी हुआ था जब ये आए थे कम्युनिस्ट। उसके बाद क्या हुआ सर,
आपके लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से आप जब खेती करते हो, आप मार्जिनल फार्मर हो, छोटा सा लैंड है, ज्यादा उसमें लैंड सीलिंग है, तो आपकी इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं बनता है। दूसरी चीज है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे इतने सारे घुसपैठियों को लैंड दे दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या ऐसा होगा कि आपको लैंड दिया तो आपके पास रहेगा? नहीं रहेगा। संदेश खाली वाला जो मॉडल है, संदेश खाली वाला मॉडल, अच्छा संदेश खाली में जो लोग रहते हैं ना, सारे दलित हिंदू है। कौन हड़प लिया था इनका सब कुछ विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ द स्टेट सिस्टम? शाहजहां शेख ने। और सब कुछ हड़प लिया था, नाम के आपका भी था, वो भी हड़प लिया। तो फिर कौन सा सोशल जस्टिस सर? तो मोदी जी ने गलत क्या कहा? 100% ठीक है। ठीक है, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का बात किया था। मोदी जी ने तो ये नहीं कहा कि किसी रिलीजन को नहीं देंगे, दूसरों को देंगे, ऐसा तो नहीं। आपके पास किसी के पास कोई उदाहरण है कि किसी मुसलमान को इसीलिए मुद्रा योजना का लोन नहीं मिला क्योंकि वो मुसलमान है? ऐसा आपके पास उदाहरण नहीं होगा। नॉट कितने इवन लोन पूरा दे सिंगल। दिया गया था? 44 करोड़ लोन दिया गया, 44 करोड़। टोटल 27 लाख करोड़ बांटा गया है, जो 2014 के पहले था नहीं। और उस 27 लाख करोड़ में बहुत बड़े पैमाने में जिन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको भी मिला है। लेकिन आपका अगर ऑब्जेक्टिव हो कि एक किसी से हटवा लेंगे और किसी और को देंगे, तो वो सही कैसे हो सकता है? और कांग्रेस ने, यूपीए जब था 2011 में, क्या वो लोग नहीं कोशिश किया था कि ओबीसी में एक सब कोटा होगा 8.5% 5% का, जो माइनॉरिटीज के लिए होगा, खास करके मुस्लिम के लिए, फिर उसको घटा के 6 या 4.5% कोशिश किया था ना? यस, हुआ था। और क्या कांग्रेस ने ये कोशिश नहीं किया था? सच्चार कमेटी में वही सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया, फिर वो लोग आर्मी में भी सर्वे करना चाहता था रिलीजियन के बेसिस पे, कोशिश किया था। यस। आप उसमें भी रिलीजियन को घुसाओगे आर्मी में? क्योंकि आर्मी में ना मजहब को देख के नहीं होता है। जो जाट होता है, जाट रेजिमेंट में अगर किसी का रिक्रूटमेंट होता है तो वो जाट कम्युनिटी से आता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस और पर्टिकुलर उसमें कोई बेल्ट से रिलीजन देखता नहीं। हाँ, उसमें पूरी बेल्ट से आता एग्जैक्टली। तो आप यू वांट अ रिजर्व, यू वांटेड समथिंग, तो अब उसके बाद आर्मी रेजिस्टेड, आर्म फोर्सेस, तो फिर हुआ नहीं। आप स्ट्रक्चर कमेटी से आप वो जो आज चीज बोला जा रहा है कि सोशो इकोनॉमिक सर्वे होगा, मतलब आपसे ले अगर आप पारसी हो आपसे ले लिया जाएगा, अगर आप अपर कास्ट हिंदू हो आपसे ले लिया जाएगा। और उसके बाद सर, आप देखेंगे ये जो इसको कहते हैं ना, झारखंड में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां संथली रहते हैं, जो ट्राइबल्स, है। इनके साथ कितने सारे इंसिडेंट्स ऑफ लव जिहाद हुआ है, आप देखिए। और उनके जमीन हड़पने का कोशिश हुआ है। और हुआ है उसके बहुत। उसके बाद ये भी है, अब ये सोशो इकोनॉमिक सर्वे की बात जब हो रही है और इंस्टीट्यूशनल सर्वे की बात हो रही है, एक तो इंडस्ट्री की सर्वे होगा, और ये तो चल रहा है बहुत सालों से कि हिंदू मंदिर जो है, आप साउथ में देखिए, जो हिंदू चैरिटेबल, वो जो एक लॉ है इंडाउमेंट चैरिटेबल, एक्ट। हाँ, एंडोमेंट चैरिटेबल एक्ट में, इंडाउमेंट एक्ट। तो उस पैसे को दे कैन, आप जानते हो उसमें क्या होता है। बट इस तरह का एक्ट कोई दूसरे कम्युनिटी के कोई उसके ऊपर नहीं है। तो इनका तो नजर हिंदू टेम्पल्स के सोने के ऊपर भी था, जो सोना है ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ द टेम्पल्स, इसके ऊपर भी नजर था। सो मुझे लगता है कि ये जो चीज है ना, ये तो फ्रैंकली स्पीकिंग इसका जो बुनियादी जड़ है और आइडिया है, अर्बन नक्सल्स तो है ही, उनके पीछे भी ये वेस्टर्न एनजीओ डीप स्टेट है, जो चाहते हैं कि इंडिया का इकोसिस्टम बरकरार ना रहे और इंडिया में कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स चलता रहे, सबका साथ सबका विकास ना हो। हाँ, ये आया था। मैं
मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया है। ये CNN न्यूज 18 वालों का एक स्क्रीनशॉट है जो टीवी पर दिखाया गया। और कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर सिद्धारमैया सरकार ने जो किया है सर, उसे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम टेम्पल्स में अगर आप देखेंगे दक्षिण कन्नड़ से 155 करोड़ रुपीस लिए, उदुपी से 75.7 करोड़, और तुमकुरू से 37.1, और बेंगलुरु अर्बन से 16.6, और उत्तर कन्नड़ से 9 करोड़ रुपीस एंडोवमेंट, यानी जो स्टेट में हिंदू टेंपल से रिसीव किया। इन टोटल था 444.5 करोड़ रुपीस। लेकिन सर असलियत में फंड्स फॉर माइनॉरिटीज को देने के लिए जो फंड था उसे अगर आप देखेंगे तो वक्फ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट 100 करोड़, मंगलुरु हज भवन 10 करोड़, पिलग्रिमेज साइट्स 20 करोड़, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को 200 करोड़ रुपीस। यानी हिंदुओं मंदिरों का टैक्स लेकर हिंदुओं को ही कन्वर्ट करवाने का ये कांग्रेस का प्लान है। उसके बाद ये कहते हैं कि हिंदू वोट नहीं देता और हिंदूज आर इंटॉलरेंट। सर ये तो मेरी न्यूज तो नहीं है ना सर, मैं इस चीज को अगर दिखाऊं तो ये CNN वाले जो एक अमेरिकन न्यूज चैनल है उसकी रिपोर्ट है, और वो भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर झूठा है तो देख लेंगे ये लोग सर। हाँ एग्जैक्टली, और आप इसीलिए देखेंगे, आप वो लोग आपके इकोनॉमिक इकोसिस्टम को खत्म करना चाहते हैं सो दैट वेल्थ क्रिएटर्स ना रहे। इसीलिए अंबानी अदानी को गाली देते, क्योंकि अंबानी अदानी जो है ये सिंबॉलिक है, क्योंकि ये कंपनीज जो है ना, इनके जो आप कल्चर देखेंगे दे आर रूटेड टू द इंडियन कल्चर। वो इतना भाव नहीं देता है वेस्टर्न को, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को उतना फॉलो नहीं करते। वो दे आर रूटेड टू द इंडियन कल्चर। आप देखेंगे इनके शादी में भी आप देखेंगे, अंबानी के घर में जब शादी होता है, और वो लोग इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी बहुत काम करते हैं। तो इनको प्रॉब्लम उस कल्चर से भी है, क्योंकि कल्चरली आप रूटेड रहोगे तो आपको एक वोकिस्ट और स्यूडो लिबरल में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तब तो आपको आपका कॉन्सेप्ट ही अलग होगा ना। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे हैव अ प्रॉब्लम विद इंडियाज इकोनॉमी, वेल्थ क्रिएटर्स और इंडियाज कल्चर। इसी वजह से इनका प्रॉब्लम और भी है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इनका प्रॉब्लम ये है कि चाइना तो इनके हाथ से निकल गया, तो इनका जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इनके बहुत सारे थिंक टैंक्स में ये कहा जाता है वेस्ट के, खास करके अमेरिका के, कि चाइना इज टुडेज कंसर्न और हेडेक, इंडिया इज टुमारोज कंसर्न। तो इनको लगता है कि अगर इस तरह से इंडिया का ग्रोथ स्टोरी बनता रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनते रहे, सबके पास पैसा आता रहे टू स्टार्ट देयर ओन एंटरप्राइजेस, जो चाहते हैं उनको, ऐसा नहीं कि मुद्रा लोन पकड़ पकड़ कर किसी को दिया जा रहा है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो, डू इट। पहले तो वो फंड नहीं होता था, आज तो फंड है। तीसरी चीज है कि अगर इंडिया में ही इतना लोग वेल्थ क्रिएटर बनना शुरू करे, तो फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर अमेरिका जाएगा कौन, ये बोल के कि अरे इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर हम इस तरह की कॉन्सेप्ट्स को बढ़ावा दें, सो इट विल बी डिजास्टर्स फॉर एनी इकोनॉमी, डिजास्टर्स। इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा सर, थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि असलियत में आपका और मेरा डिस्कशन एक मिडिल क्लास तो देख रहा है, लेकिन जिसको ये चीजें अच्छी लगती हैं, जो इस तरक्की के रास्ते में भी थोड़ा पीछे रह गया है, उसको वो चीजें अच्छी लगती हैं, और उसका जो नंबर ऑफ वोट बैंक, मतलब नंबर ऑफ वोट्स है, उससे काफी ज्यादा है। तो उसको कैसे, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी के अंदर नंबर ऑफ वोट्स तो मैटर करते हैं, और असलियत में टारगेट मिडिल क्लास तो है ही नहीं। नहीं तो आपके पास पैसा है, हाँ आपके पास पैसा है, आपसे पैसा लेगा, और जिनके पास कोटा है उनसे कोटा भी ले लेगा और किसी और को दे देगा। दूसरी चीज सर, मैं आपको रियलिटी बताऊं, संदेश खाली जो मॉडल है ये बहुत सारी जगह पे है, बंगाल में भी। इसमें क्या हो रहा है, आपको महीने का 1000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन आपके जमीन के ऊपर आपका हक नहीं है, आपका जमीन ले लिया। ठीक है, आपके सिक्योरिटी के ऊपर कोई हक नहीं है। सो अगर आप दलितों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो, और अच्छा उसके साथ वायलेंस बढ़ेगा। आप देख रहे हो कर्नाटका में क्या हो रहा है, क्योंकि आपका अगर ऑब्जेक्टिव है एक कम्युनिटी को बढ़ाना है, आप सबके लिए करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुद्रा योजना है, आवास योजना है, स्वच्छ भारत है, सबके लिए है।
लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया, अच्छा एक चीज और मैं सर कहना चाहता हूँ, 2000 जब यूपीए का सेकंड टर्म आया तो ये लोगों ने कम्युनल वायलेंस का बिल लाया था, आप इफ यू रिमेंबर। कम्युनल वायलेंस का बिल में ये ऑलमोस्ट, कम्युनल वायलेंस बिल जो इन लोग लाए थे वो फेल क्यों हो गया? उनमें क्या था? उनमें ये था कि मतलब उसमें अगर कम्युनल वायलेंस होता है, एज पर द यूपीए कम्युनल वायलेंस एंड टारगेटेड कम्युनल वायलेंस बिल जो था, और उसको ड्राफ्ट किसने किया था? वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ सोनिया गांधी सोनिया लेड गांधी वाली नेशनल, और जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग ही थे, अर्बन नक्सल्स ही थे। अर्बन एक्सल्स थे। हाँ, तो उसमें ये था कि अगर कहीं पे कोई राइट होता है तो ये मान के चलना चाहिए जो विक्टिम है वो माइनॉरिटी है, और जो मेजोरिटी है उसने मारा है। हो सकता है आप मार खा रहे हो बीइंग ए हिंदू, लेकिन एज पर द बिल आप विक्टिम हो ही नहीं सकते क्योंकि आप मेजोरिटी हो। ये था उस बिल में। हम्म, बिल्कुल सर, सुषमा तो स्वराज ने बहुत तगड़ा अपोज किया था। आप इस पूरे चीज को देखो, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे आप इस पूरे चीज को देखो, कम्युनल वायलेंस बिल के नाम पे, फिर कोटा के नाम पे, फिर अल्टीमेटली क्या होगा? आपको तो मुफ्त में बस चढ़ने का बस मिल गया, आपको लगा कि अरे मेरी जिंदगी इतनी बदल गई, इतना अच्छा। तो सर उसके बाद नौकरी तो नहीं रहेगा ना। अच्छा, दूसरी चीज है, आपको लगता है कि कोई दलित जो है सब उसको नौकरी नहीं मिलता? ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं पे अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो एक तो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव के सबके लिए होता है, दूसरी चीज है कहीं पे कम्युनल वायलेंस जो जो एक पैटर्न जो कम्युनल वायलेंस जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी इंपैक्टेड होता है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट दलितों के ऊपर पड़ता है। हम्म, अब उसके बारे में मीडिया बोलता नहीं है कि कहीं पे अगर कम्युनल वायलेंस दलितों के खिलाफ होता है, सबसे ज्यादा विक्टिम्स ऑफ कम्युनल वायलेंस दलित होते हैं, दलित हिंदू होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर सर आप देखेंगे गांव में जो होता है, आपके पास शायद पैसा ज्यादा नहीं है बैंक में, लेकिन आपकी जमीन है। हम्म, ऐसे बहुत लोग हैं, आप देखेंगे दिल्ली में आके काम कर रहा है, हो सकता है कि घर घर में काम कर रहा है, मतलब मेड सर्वेंट भी है, उनके भी घर में होगा। वो आज गरीब है क्योंकि उसके राज्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं, जैसे बंगाल में, जैसे बिहार में। लेकिन हो सकता है उसके घर में उसके पास पैसा नहीं है लेकिन जमीन है, 2 बीघा जमीन जमीन है। अच्छी खासी होते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे होगा, उसमें तो सिर्फ पैसे, आपके बैंक बैलेंस का सर्वे की बात नहीं बोला जा रहा है ना, उसमें तो आपकी जमीन जमीन भी की, है। आपकी अब पैसे, आपकी जो जेवर है उसकी भी बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ कि आपके पास जमीन है, आप गरीब है, लेकिन आपके आपके जो जहां पे आपका गांव है वहां पे आपका जमीन है, और ऐसा अगर निकल के आया कि अरे आप तो ब्राह्मण हो, आप तो क्षत्रिय हो, आप तो वैश्य हो, उस कम्युनिटी से हो, मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी वैश्य बोलते हैं उनसे हो, तब तो मतलब आपके पास हो ही नहीं सकता। आपको वो, आपसे तो वो भी छीनने की बात हो रही है। तो ओबीसी कम्युनिटी के पास, दलितों के पास तो अपने घर पे जमीन है, घर में जेवर है, सर्वे तो उसका भी करेगा। और क्यों सर्वे करेगा ये मेरे को अभी समझ में नहीं आया। तुम होते कौन है सर्वे करने वाले? सरकार, मतलब अगर कोई वो पार्टी बोले मैं सरकार में आऊंगा तो करूंगा, सरकार का हक ही नहीं है मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर। मैं वही चीज कह रहा हूँ, जब ये सर्वे करने गलती से एक वे पूछने ये पहुंच गए ना सर, वापस नहीं आएंगे। लोग इतने भरे बैठे हुए होंगे कि तू तो आगे ये दिखा, सर पहली आप बात तो सोचिए, सरकार ही नहीं आनी। आप आपकी आपकी बैंक बैलेंस, आपकी जेवरात, आपके जमीन, गरीब जो है ना हमारे देश में, वो गरीब इसलिए है कि उसके जगह पे डेवलपमेंट हुआ नहीं, इस वजह से उसका अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। लेकिन उसके पास जमीन है, उसके पास मकान है, उसके 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 हो सकता है सर, ऐसे बहुत सारे आप भी जानते हो कि बॉम्बे, दिल्ली बॉम्बे में एक एक रूम के मकान में एक फैमिली रह रहा है, हो सकता है उसके गांव में अच्छा खासा मकान है, पक्का मकान है, हो सकता है उसके घर में उसके 3-4 बीघा जमीन है, तो उसका भी तो सर्वे हो रहा है, और उसको बोला जाएगा तुम मेजोरिटी कम्युनिटी से हो, तुम्हारे पास क्यों है, दे दो 3 बीघा, मैं तुम्हें राशन दूंगा, 3 बीघा दे दो मेरे को।
तो उसका तो वही एसेट है ना, उसका तो उतना ही एसेट है। आप अभी भी देखोगे सर, आप मेरी बात को जांच लेना, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, थोड़ा गरीब जो है, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके सर वो घर में जमीन और खरीद लेता है। ये ट्रेंड है यहाँ पे। तो उसका भी सर्वे हो रहा है। और क्या ये हुआ नहीं इस देश में कि रोहिंग्या को लाके उनको बसाया गया है? अरे सर, पूरा ओखला भर रखा है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से दिल्ली में। तो किसके पैसे से उनको बसाया जा रहा है? हमारे टैक्स के पैसों से खुल के नोट तो सर बांटे जाते हैं, खुल के नोट। तो सर दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, मैं सोचा था कि मैं पहले ही बोलूंगा। हमारे ऐसे जो लोग हैं जो सोचते कि अरे मैं वोट ना दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सर आप वोट नहीं दोगे तो ये होगा, और सोच समझ के वोट नहीं दोगे तो ये रहेगा, और घर पे बैठे रहोगे तो ये होने वाला है। इंडिया वेनेजुएला बनने वाला है, इंडिया श्रीलंका बनने वाला है, इंडिया जिम्बाब्वे बनने वाला है, और इंडिया में हिंदुओं का हालत बांग्लादेश के हिंदुओं की तरह होने वाला है, क्योंकि आपके जमीनी टारगेट है। आपके मंदिर के ऐसे टारगेट है, किसी और के नहीं। आप सोचिए फिर पारसी कम्युनिटी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब पारसी कम्युनिटी से सब कुछ ले लोगे क्योंकि वो 0.1% भी नहीं है, तो फिर आप वेल्थ क्रिएटर जो है, इनोवेटर है, तो क्या मतलब क्या रह जाएगा इस देश का? तो जो लोग अभी भी घर पे बैठे हैं, सोच रहा है कि अरे यार मैं वोट ना दूं तो क्या होगा, चलो लेट्स हैव अ वेकेशन। तो ऐसे करते करते सारा आज ऐसा हाल हो गया अफगानिस्तान का। उसमें अगर आपको बोला जाए किसी को कि मैं तुम्हें 100 बीघा जमीन दे दूंगा 100 रुपए में, जाके कोई लेगा? तो सर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आपका अगर नहीं रहे, इस तरह के दूसरे लोगों का एजेंडा, दूसरे देशों के लोगों का एजेंडा इस देश में कोई चलाए, और अगर आप चुपचाप वोट ना दो ये सोच के कि मैं तो एलीट हूं, मैं तो इंटेलेक्चुअल हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो नौकरी करूंगा और वीकेंड में वेकेशन में जाऊंगा और पार्टी करूंगा, तो सर ये हाल आपके अगले जनरेशन के साथ, सबके अगले जनरेशन के साथ यही होने वाला, कुछ नहीं बचेगा। और इस देश में सर सर लास्ट में ये जितने सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट होता है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट आप देखेंगे ये बाहर से चलाया जाता है। खालिस्तानी मूवमेंट कहां से फंडिंग हो रहा है सर? कनाडा, अमेरिका। क्योंकि इस देश के जो सिख कम्युनिटी है, सरदार है, वो बहुत पेट्रियोटिक है, उसके खिलाफ एक साजिश हो रहा है बाहर से बैठ के। सर इस देश में आप और भी सोचिए, मिशनरीज का काम क्या है? कल्चरली आपको तोड़ना। इस देश में फिर अर्बन नक्सल्स होते हैं, मार्क्सिस्ट फिलोसफी, ठीक है। इसके बाद है जो मार्केट फोर्स है कॉन्सेप्ट, मतलब आपको ये समझाया जाता है कि आप एलीट हो अगर आपके पास एप्पल फोन है, आप एलीट हो अगर आपके पास, आप सक्सेसफुल हो अगर आपके पास BMW है, आप एलीट हो अगर आप बाहर में नौकरी कर रहे हो। लेकिन अगर आप देश में रहते हो, आप किसी के लिए नौकरी भी तैयार कर रहे हो, इनोवेटर हो, आप सोचते हो देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति में आपका लगाव है, तो आपको बोला जाएगा ये तो बैकवर्ड है। आप राष्ट्रवादी हो, और उनको राष्ट्रवाद से प्रॉब्लम है क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज बने। इसी वजह से सर ये सब का फंडिंग कहां से आता है? जॉर्ज सोरोस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमिट किया है टू फाइट नेशनलिज्म। कैसे वो फाइट करता है नेशनलिज्म? दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करके। ये है इंटरफेरेंस। हिंडनबर्ग क्या था? हिंडनबर्ग का ऑब्जेक्टिव क्या था सर? अडानी को खत्म करना, क्योंकि अडानी ठीक इंडिया है, की बात करते हैं। आप सुनिए हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद जॉर्ज सोरोस ने क्या बोला था? उसने उम्मीद किया था कि इसके बाद एक रेवोल्यूशन आएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी दुर्बल हो गया है। आप एजेंडा सोचिए, आप एजेंडा सोचिए। किसान आंदोलन जो हुआ था उसके बाद योगेंद्र यादव ने क्या कहा था कि हमने तो बेस बना दिया, अब उसके ऊपर काम करना तुम्हारा काम है। उसको दुख था कि इसके बाद भी समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाया। आप सोचिए फिर डीपर एजेंडा। तो एजुकेशन का मतलब ही है कि वी कैन लुक बियॉन्ड। और जब हम आज सर मतलब
फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल रहेगा? अगर आपकी वेल्थ क्रिएटर्स खत्म हो जाए, अगर वेल्थ क्रिएटर्स सर खत्म हो जाए, आप अगर जॉब क्रिएटर्स खत्म हो जाए, तो फिर जॉब प्रोवाइड कौन करेगा? आपके एम्प्लॉयर अगर खत्म हो जाए तो फिर एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? या तो आप सेल्फ सफिशिएंट बनो, सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, या तो आप अगर आप एम्प्लॉय बनना चाहते हो तो फिर आपको एम्प्लॉयर को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। ये तो जड़ से सिखाते हैं ह्यूमैनिटीज जो डिपार्टमेंट है, ये सबको सिखाया जाता है कि अरे जो वेल्थ क्रिएट कर रहा है वो गुनहगार है। हमारे बॉलीवुड ने भी ये किया ना हमेशा से। Yes. अभी तो थोड़ा चेंज हुआ है, जिसके पास पैसा है मतलब वो स्मगलर है, जिसके पास पैसा है मतलब वो 2 नंबरी है, वो ब्लैक मनी। ये मानसिकता तैयार किया जाता है ताकि आप वेल्थ क्रिएटर्स से नफरत करो, और ये आज से नहीं बहुत साल से चल रहा है। फिर आप क्या करोगे? आपके देश में अगर उधारी बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, क्योंकि वेल्थ क्रिएटर्स को आप खदेड़ दिए हो, फिर आप टैक्स बढ़ा दोगे। टैक्स बढ़ा दोगे तो फिर क्या होगा? फिर ब्लैक इकोनॉमी तैयार होगा। फिर ब्लैक इकोनॉमी से यही लोग जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बात करता है, ये पैसा कमाया ना पहले, जब देश खत्म हो गया, बैंकरप्सी की कगार पे चला गया, फिर आपको बोलेगा कॉम्पोजिट डिपॉजिट एक कॉन्सेप्ट था 1960s में, आपके सैलरी के मैंडेटरी एक परसेंटेज आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा, हाँ ना? हाँ। तो सर ये लोगों को सोचना चाहिए कि आज भले ही आपके मतलब इकोनॉमी ठीक ठाक है। वेनेजुएला इज एन आइडियल एग्जांपल, लैटिन अमेरिका का सबसे रिचेस्ट इकोनॉमी था। आज उसमें कोई मतलब, सॉरी टू से दिस, आज उसके ऊपर कोई थूकता भी नहीं है। तो सर क्या हम $10 ट्रिलियन की सपना देखें या फिर वेनेजुएला बनने की सपना देखें? क्या कोई देश आगे बढ़ सकता है जब तक आप अपने क्रिएटर्स को, क्रिएटिव लोगों को, चाहे वो वेल्थ क्रिएट करे, चाहे वो आर्ट क्रिएट करे, उसको जब तक आप सम्मान नहीं दोगे? और सर एक चीज है, कुछ लोग पिछले में भी ये कहा है कि जॉब्स के बारे में, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सर। आपने कभी देखा है किसी ने बी फार्मा पढ़ के अनएम्प्लॉयड है? किसी ने बीएससी नर्सिंग पढ़ के अनएम्प्लॉयड है? किसी ने होटल मैनेजमेंट पढ़ के अनएम्प्लॉयड है? किसी ने मार्केटिंग में पढ़ के, मतलब जो विलिंग है जाके। तो सर यार इस एक चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इस अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरे को बड़े सारे सवाल हैं। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना सर, ये आर्टिफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट इन्हीं जो अपोजिशन के गधे हैं ना, इनका क्रिएट किया हुआ है। और वो कौन से वाले, वो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि असलियत में वो अनएम्प्लॉयमेंट कौन से वाला है। जरूर सर। तो मेरा, सॉरी मैं इसमें डिस्टर्ब कर गया आपको, लेकिन मेरा एक गुस्सा निकल के आएगा अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और कैसे कैसे गधे कई बार क्लास में पढ़ने के आ जाते हैं, उनको लिखना तक नहीं आता सर, नाम तक ढंग से लिखना नहीं आता, वो कह रहे हैं मैं अनएम्प्लॉयड हूं। अब तुझे 10 ऑप्शन लगा दे, मैं मुंह भी कह देता हूं। सॉरी सर, अब कंक्लूड करते हैं। यस सर। तो कंक्लूजन में ये है कि लोगों को चाहिए निकल के वोट दे, और ये ना सोचे कि आज अगर सब ठीक ठाक चल रहा है तो कल भी चलेगा, क्योंकि अगर ये सब करने वाले लोग पावर में आ गया बिकॉज यू आर सिटिंग एट होम एंड नॉट वोटिंग राइटली, तो फिर इसका खामियाजा आप और आपके नेक्स्ट जनरेशन देंगे। आज संदेश खाली टेम्पलेट में कहना चाहता हूं, वही फिर से आपने बोला कि गरीबों के पास, गरीबों को महीने का 1000 रुपए दे रहा है, फिर ना उसके पास इज्जत है, ना सिक्योरिटी है, ना उसके जमीन है, ना कुछ है। सर आपने देखा संदेश खाली के बारे में जो रिपोर्ट्स आया है, और इसके ऊपर कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दिया, वो सर वहां पे सेक्स स्लेवरी चल रहा था, कोई कोई जस्ट सेक्सुअल असॉल्ट या गैंगरेप नहीं। मतलब आपके घर के औरत के ऊपर आपका भी हक नहीं है, वो कोई और डिसाइड कर रहा है, शाहजहां शेख के लोग डिसाइड कर रहा है, कभी भी मर्जी उठा के ले जाएगा। तो सर फ्रीबीज के चक्कर में ये हाल है कि 1000 रुपए ले लो, बाकी सब कुछ भी तुम्हारा है नहीं, तुम्हारी इज्जत भी तुम्हारा नहीं है। तो आप सोचिए सर फिर अगर हम फ्रीबीज और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में इसका पैसा मेरे पास आ जाएगा, तब तो जिम्बाब्वे का हाल ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जो माइनॉरिटी व्हाइट्स था इनका सब कुछ ले लिया, फिर क्या हुआ? फिर आज 80 बिलियन मतलब 8000 करोड़ का इन्फ्लेशन का समझ रहे हो आप, 8000 करोड़ इन्फ्लेशन।
100 करोड़ के नोट होते हैं, 100 करोड़ में आपको एक बीड़ी नहीं मिलता है, क्योंकि नोट छाप रहा था ना। फिर सब तो वेल्थ क्रिएटर्स को खत्म कर दिया। आप एक फैक्ट्री बना के दे दोगे, टाटा का फैक्ट्री छीन के किसी को दे दोगे, वो चला पाएगा? या वो उसको तोड़ तोड़ के बेच बेच के खा देगा? आप बताइए क्या होगा? बेच के खा तोड़ जाएगा। तोड़ बेच के खा जाएगा, फिर अगले जनरेशन का नौकरी कहां से तैयार होगा? फिर सरकार से लड़ेंगे, कपड़े फाड़ेंगे। फिर माओवादी होंगे, फिर यही लोग पैसा देंगे माओवादी बनना। सर मैं सबको ये कहता हूं, मेरा लास्ट स्टेटमेंट है वेल्थ क्रिएटर के बारे में। सर आज अंबानी फैमिली के पास इतना पैसा है ना, सब बेच बूझ के जाके एक आइलैंड खरीद के उसको एक 5 स्टार बना के वहीं पे सारी जिंदगी अब फॉर नेक्स्ट 10 जनरेशन वो रह सकते हैं। फिर सर वो लोग 18 घंटा दिन का काम क्यों करता है? ये उन लोगों को सोचना चाहिए जब जो वेल्थ क्रिएटर को गाली देता है। वो काम कर रहा है इसलिए आपका डेटा फ्री है या बहुत कम पैसा का है, उसी डेटा से आप उसी को गाली दे रहे हो। मैं तो कई बार कह देता हूं, मैं कई बार कहता हूं फोन कौन सा है कि ये वाला, इसमें सिम कौन सा है कि जियो का, पहले सिम तोड़ के फेंक, फोन मत इस्तेमाल करियो, और बिना डाटा के तू यहाँ क्लास अटेंड करके दिखाओ, नहीं तो दफा हो जा। अजीब बात। सो एक बार इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अजीम प्रेमजी ने एक बार कहा था कि अगर आपको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो पहले वेल्थ क्रिएट कीजिए, और अगर बिना वेल्थ क्रिएट करके अगर आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो फिर आप गरीबी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और ये जितने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन की बकवास करते जो लोग, सर वो अल्टीमेटली गरीबी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और इसी वजह से 1991 में हम लोग बैंकरप्सी की कगार में चले गए थे, क्योंकि इस देश में वेल्थ क्रिएटर को खदेड़ दिया गया था। बाबू डिसाइड करते थे। मेरे पास ऐसा सुनने में आया है सर कि इस देश में सम ऑफ ये सेमीकंडक्टर को कंपनीज को डेलिबरेटली आने नहीं दिया गया था, कुछ बाबू ने डिसाइड किया। नहीं 2000s में सर, 2005 में इंटेल आना चाहता था चिप बनाने के लिए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि इस देश में वेल्थ क्रिएटर तैयार हो। वो एस्पिरेशन आपका मारना, आपका सर वो क्या मारना चाहता है? आपका एस्पिरेशन मारना चाहता है। सो फ्रैंकली दिस इज द थिंग। और आप देखोगे सर, मुद्रा योजना में जिन लोगों को पैसा मिला ना, 70% ऑफ देम आर आइदर दलित या फिर वुमेन। स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, इनमें जिनको पैसा मिला वो सही पैमाने में सारे इकोनॉमिकली जो मार्जिनलाइज्ड है इनको पैसा मिला। आज वो एम्प्लॉयमेंट तैयार करता है किसी और के लिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग है जो बहुत हो सकता है 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। वो ईपीएफओ में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। हम लोग ईपीएफओ लेके बैठे जाते हैं, लेकिन वो आज इस काबिल बन गया है कि सेल्फ एम्प्लॉयड खुद होकर 5 लोगों को घर चला रहा है। और 70% ऑफ देम आर आइदर वुमेन और दलित। तो सर आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इसको कहोगे या वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम में जो बर्बाद करे उसको कहोगे? सर इस देश में 10 करोड़ लोग, औरतें, स्त्री इन्वॉल्व है सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, 10 करोड़। सरकार, मोदी सरकार का ऑब्जेक्टिव है उनको लखपति दीदी बनाना है, ताकि लखपति दीदी का मतलब है हर एक ऐसे औरत की घर पे सालाना कम से कम 1 लाख का इनकम उनके खुद के नाम पे। तो सर उसको आप बढ़ावा दोगे या फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे तुम घर में बैठे रहो, वेल्थ क्रिएटर को गाली देके भगाओ, तुम्हें महीने का 8,000 रुपए दूंगा फिर आप कुछ मत करो? क्या आपको कल इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, कारपेंटर मिलेगा, काम करने के लिए मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। ऐसे कब तक दोगे आप? फिर आपके पास नोट ही दोगे, फिर 10,000 का कीमत वैल्यू कम होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि 10,000 में एक बीड़ी भी नहीं मिलेगा, ये रद्दी बन जाएगा। तो लोगों को ये सोचना चाहिए, और ये सोच के मुझे लगता है कि जो एडुकेटेड लोग हैं वो उनको चाहिए जाके अपने लिए
वोट सही पैमाने में दे ताकि सबका साथ सबका विकास हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सबका विकास चाहता हूं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, लेकिन वो विकास वेल्थ क्रिएटर्स को डिस्ट्रॉय करके और वो विकास मेजॉरिटी कम्युनिटी के घर से जेवर और जमीन का सेंसस सर्वे करके उसको नेशनलाइज करके करोगे तो कल इसका हाल वेनेजुएला जैसा ही होगा। थैंक यू सर। पर जिस तरीके से आपने चीजों को समझाया और इंडियन इकोनॉमी की और कुछ बेवकूफ लीडर्स की बातें बताई और उनका जो प्लान टू डिस्ट्रॉय इंडिया है उसको बताया, तो जो अभी हम थंबनेल डिस्कस करने वाले थंबनेल जो बनाया वो यही तो बनाया कि भारत को बर्बाद करने का मास्टर प्लान ही तो है ये, और क्या है। और उस मास्टर प्लान में जॉर्ज सोरोस से लेकर यहाँ वाले बहुत सारे एजेंट्स एकदम से काम कर रहे हैं। अब वो हमारी जिम्मेदारी है उन्हें कामयाब ना होने देना, मेरा अपना मानना है। बाकी आगे इस टॉपिक पर हम डिस्कस करते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सर हमें बहुत सारा टाइम देते रहेंगे आगे आगे भी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और मैं सबको फिर से बोलूंगा, आप जाके प्लीज वोट दीजिए, और अगर आप ठीक तरह से वोट नहीं देंगे, सही इंसान को वोट नहीं देंगे, कोई गलत इंसान इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर इंडिया वेनेजुएला हो जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बनेगा। बाकी आप समझदार हो। थैंक यू। थैंक यू सर।